और आरोप लगा कौन रहा है? जिनका पूरा माजी और पूरी शख्सियत खून में डूबी हुई है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने वालों से मेरे तमके बढ़ जाते हैं, घटते नहीं है। सच बोलिए, सच का सामना कीजिए। आप नहीं करेंगे, आपके बच्चों को करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने भी बड़ी हमको घुट्टी पिलाई थी। हम इस डुगडुगी में चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, ये सुनते सुनते बड़े हो गए। अगर इस देश में हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ी थी और एजेंडा भारत को आजाद कराना था, तो कैसे हुआ भाई? एक लंबी लड़ाई तो आपने साझा लड़ी, मिलके लड़ी, ये बताया जा रहा है। लेकिन जब लड़ाई का रिजल्ट आने वाला था तो आपने कहा हमें अपना मुल्क चाहिए मजहब के नाम पे। आपको क्या मिला? क्या भारत का हिंदू, क्या भारत के सनातन संस्कृति वाले लोग इस देश को लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि जब यह देश आजाद होगा तो इसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे और मजहब के नाम पे इसका बंटवारा होगा? लेकिन जिन्होंने मजहब के नाम पे बंटवारा किया वहां तक भी ठीक था, भाई चलिए बात खत्म हो गई। लेकिन हम पटेल साहब को याद करते हैं, उनका बड़ा नाम लेते हैं, लेकिन पटेल साहब और गोपाल अयंगर की जो डिस्कशन है उस वक्त का मुसलमान लीडरों से, जब भारत के अंदर पाकिस्तान बन चुका था और पाकिस्तान के लीडर जा चुके थे, तो भारत के मुसलमान अयंगर, गोपाल अयंगर से क्या कह रहे थे और सरदार पटेल से क्या कह रहे थे और सरदार पटेल ने क्या जवाब दिया, यह कभी चर्चा का विषय नहीं बना। मेरा दुख यह है कि हमने भी सेलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ी, हमने भी पटेल को सेलेक्टिव पढ़ा, हमने भी मौलाना आजाद की जामा मस्जिद के ऊपर तकरीर को कुछ गलत तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि समझदारी हमारी उर्दू की थी नहीं और बिटवीन द लाइंस क्या कन्वे किया जा रहा था यह समझ नहीं आया हमको। हमने सर सैयद जैसे आदमी को, जिसने टू नेशन थ्योरी की जन्म दिया, उसने पहला वर्ड कॉइन किया, और यह मैं नहीं कह रहा, सर सैयद के बारे में जो अली यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा हुए थे, उन्होंने किताब लिखी है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया बाई हामिद दलवई। उसके पेज नंबर 23 पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। यह किसी हिंदू और आरएसएस ने नहीं किया, जैसे ही हम करते तो होता है साहब ये तो हमेशा झूठी बोलते हैं। हामिद दलवई साहब ने बताया कि सर सैयद क्या चीज थे, लेकिन वो बाद में उनके बारे में क्या कहा जाने लगा कि सर सैयद ने यह कहा है, एक झूठ फैलाया गया और कहा गया कि वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है खूबसूरत सी, एक आंख हिंदू है एक आंख मुसलमान है। अब जितने लोगों ने सर सैयद पर रिसर्च की और किताबें लिखी, बोले कि ऐसा तो कभी उन्होंने बोले नहीं था। तो जिस इकबाल का तराना आप गाते हैं, सारे जहां से अच्छा रोज गाते हैं आप, गाना चाहिए, राष्ट्रीय तराना है, उसको भी हमने एपिटोम मान लिया सेकुलरिज्म का। बड़ी शेरो शायरी की उन्होंने। और आजकल भी एक साहब जो हैं, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इत्तेफाक से उनके नाम के साथ भी राहत इंदौरी लगा हुआ है, वो भी बड़ी शायरी करते हैं, लेकिन ये देश आज भी उस पर ताली बजा रहा है बिना सोचे समझे। आपको शौक है शायरी सुनने का तो सुने, लेकिन ये तो सुनने में सामने शायर हमें ही गाली दे रहा है और हमसे ही ताली बजवा रहा है और हम वाह वाह करके ताली बजा रहे हैं। इकबाल ने भारत का तराना लिखा, लेकिन इकबाल के बारे में यह किसी ने बताया कि दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग का जो पहला कन्वेंशन था, जिसमें वो सदारती यानी अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने कहा यह बात कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इकबाल साहब ने तराना लिख दिया है, तो इकबाल साहब महान हैं। यह बात अलग है कि 1938 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इकबाल साहब की असली सोच उस वक्त सामने आई जिसको आपने इग्नोर कर दिया, और मैं उसको दुनिया के सामने बार बार बताता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे जैसे नैरेटिव्स को इग्नोर करते हैं और जब आप रियलाइज करते हैं तब 100 साल निकल जाते हैं। उन्होंने एक और तराना लिखा भारत के तराने के अलावा। उस तराने का नाम था मिल्ली तराना। वो भी इकबाल ने लिखा और उसी मिल्ली तराने की वजह से इकबाल साहब पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं। उनके जन्मदिन को यौम वलादत के रोज में छुट्टी की जाती है। उनकी बड़ी मजार है, उनको पूजा जाता है, वो आइडियोलॉग माने जाते हैं। उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा उसकी 2 लाइनों से आपको इकबाल का चरित्र, इकबाल की पहचान, इकबाल महान, ये तमाम सारी चीजें रिन साबुन की तरह धुल जाएंगी। उनके तराने की पहली लाइन थी चीनो अरब हमारा। इतना तो समझ गए होंगे आप, यानी चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है। चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन हैं, सारा जहां हमारा। जिस आदमी ने मिल्ली तराने में यह लिखा हो और जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना हो, वो पाकिस्तान का शायर कहलाता हो, उसकी डेथ के ऊपर वहां छुट्टी होती हो, उसी ने आपको भी एक तराना लिख के दे दिया है। आप 65 साल से लेमन जूस की तरह से चूस रहे हैं। आपके पास अपने लोगों का लिखा हुआ तराना नहीं है, क्योंकि जो आपके अपने लोगों ने तराना लिखा था, उस सेकुलर सरकार को लगा कि ऐसी चीजों को हमें प्रमोट करने से राइट विंगर मजबूत होंगे, क्योंकि उनको जिन लोगों का वोट चाहिए था, सत्ता में रहना था, तो आपके इतिहास और आपके संविधान में वो चीजें ऐड कर दी गई, बाकी निकाल दी गई। हम संविधान को सुबह से शाम सर पे लेके घूम रहे हैं। घूमना चाहिए, अच्छा है बुरा है, संविधान है। मैं तो जैसा भी है उसके लिए भी उसको आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईमानदारी से जो इसमें लिखा है उसको भी तो बताओ ना यार। तुम तो इस संविधान के साथ भी झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता होगा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, क्या किसी ने संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखी है? कोई हाथ उठा के बताए किसी ने देखी है? क्या उस ओरिजिनल संविधान की कॉपी मार्केट में मिलती है आज? क्यों नहीं मिलेगी भाई? हर साल भारत सरकार को संविधान की एक कॉपी जारी करनी होती है। वो लाइब्रेरी के लिए होती है कि हमने इस संविधान में कितनी छेड़छाड़ की, कितनी नहीं की, किसको बदला, किसको हटाया। ओरिजिनल कॉपी आपको अगर लेनी है तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से आप लोकसभा से ले सकते हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि उससे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि 1947 में भी बहुत सारे लोग ये जानते थे कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता का देश है, वो दिखना चाहिए। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सत्ता पे ऐसे बौने लोग बैठे हुए थे कि उनको लगा कि ये पॉलिटिकली सत्ता में रहने के लिए करेक्ट नहीं है। तो संविधान को अगर आप खोलेंगे, ओरिजिनल संविधान के पहले पन्ने पे भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर बनी हुई है। उसी संविधान में शिवाजी की तस्वीर बनी हुई है। उसी संविधान में गुरु नानक की तस्वीर बनी हुई है। लेकिन यह किसको सूट नहीं कर रहा था? क्या आपने संविधान, जिसमें ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसपे ओरिजिनल साइन हो रहे हैं उस समय की संविधान सभा के लोगों के, जब आपने इसकी फोटोकॉपी और नया एडिशन छापना शुरू किया तो आपने तस्वीरों को हटा दिया। उस वक्त तो संविधान सभा में कोई आरएसएस और जनसंघ का आदमी नहीं था। लेकिन इस देश के लोगों को अपने इतिहास का बोध ना हो, अपनी परंपराओं और अपनी सिविलाइजेशन का बोध ना हो, तो आपने चुपचाप से उनसे तमाम सारी तस्वीरें रिमूव कर दी और आपने उस संविधान को बिना तस्वीरों के बेचना शुरू करा, ताकि जनरेशन को पता ही नहीं चले कि अगर कुछ उस जमाने भी पूर्वज थे हमारे जो समझते थे, जिनको दिन में पता चले कि संविधान की जब कॉपी खोलें तो कम से कम इन आदर्शों को जब सामने रखेंगे तो कम से कम इस संविधान के साथ कोई ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे। आपने 14 मई 1954 को भारत के संविधान के साथ जघन्य अपराध किया।
और अपराध किया और अपराध को छुपाने की पूरी कोशिश की। और वो आज देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप कहते हैं आंतरिक चुनौतियां, भारत के अंदर 1000 भी पाकिस्तान अगर भारत के बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, चीन कितना भी महान हो जाए, मेरी 26 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है वो बाल नहीं बांका बिगाड़ सकते हिंदुस्तान का।